हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के लेक्चर में हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी। हमने देखा था कि कौन से जो है डायनेस्टी है वो मिलके दिल्ली सुल्तानेट बनाते हैं। तो और हमने देखा था कि तवारीख क्या होता है, सर्कल ऑफ जस्टिस क्या होता है, बर्थ राइट क्या होता है, जेंडर रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। रजिया सुल्तान के बारे में देखा जो कि वन एंड ओनली वन मुस्लिम रूलर थी। उसके बाद हमने रज़िया सुल्तान और उसके जो मतलब उसके साथ वाले जो रूलर्स हैं, जो वुमेन रूलर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत देखा था। उसके बाद हमने गैरिसन टाउन देखा जो एम्पायर में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हमने देखा कि कैसे जो दिल्ली सुल्तानेट है, जो दिल्ली है वहाँ से जो कैपिटल सिटी है वहाँ से जो है जो रूल है उसको कैसे आगे तक फैलाया गया, साउथ इंडिया तक फैलाया गया। उसके बाद हमने देखा मॉस्क के बारे में, मीनार्स क्या होता है उसके बारे में, मस्जिद क्या होता है। सारी चीज़ें हमने सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखी है। अब हमको देखना है क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक्स। तो उसके बारे में हम खलजी और तुगलक का पीरियड जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा जो एम्पायर है उसको फैलाने के लिए और एम्पायर को एकीकृत करके रखने के लिए। इतना बड़ा एम्पायर है उसको कैसे मैनेज किया जाता था। जैसे अब राजा है, राजा तो अपने कैपिटल में है तो वहाँ से वो सारी जगह तो नहीं जाके देख सकता, तो वो अपने लिए कौन से लोगों को तैनात करके रखता था कि वो इतना बड़ा एम्पायर है उसको एक साथ खड़ा कर पाया, एक साथ मतलब लेके चल पाया। तो हमको वो चीज़ आगे देखनी है। द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सुल्तानेट नीडेड रिलायबल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है दिल्ली सुल्तानेट इतना बड़ा है, मतलब इतना बड़ा जैसे अशोक ने रूल किया था ना, वैसे ही दिल्ली सुल्तानेट जो है इतना बड़ा एम्पायर था। तो उसके लिए क्या है, रिलायबल मतलब बहुत ही भरोसेमंद गवर्नर्स चाहिए थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी चाहिए थे। तो रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स मतलब जो नोबल्स, जो रईस लोग हैं, और लैंडेड चिफ्टेंस मतलब सरदार। तो जो जैसे कि पहले के रूलर्स करते थे, जो नोबल्स हैं और जो सरदार हैं उनको गवर्नर बना दिया जाते थे। वे द अर्ली सुल्तानेट्स है ना, ये सब जो है अर्ली सुल्तान्स करते थे। स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस कॉल्ड बंदागन इन पर्शियन। तो जैसे कि पहले के जो रूलर्स किया करते थे, नोबल्स को अपने गवर्नर बना देते थे। जो बड़े बड़े मुखिया होते थे, लैंडेड जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, उनको गवर्नर बना देते थे। लेकिन जो है दिल्ली सुल्तान जो है और स्पेशली इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में हमने पहले देखा था। ये कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ। तो ये देखिए सन इन लॉ था, इसको बहुत कुछ फेस करना पड़ा अपनी राजगद्दी को हासिल करने के लिए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक है तो आप सोचिए वो अपने जो उनके जो बेटे हैं वही वहाँ पे राजगद्दी में बैठेंगे, ये होता आया है। लेकिन ये क्या था, उनका सन इन लॉ मतलब दमान था। तो उन्होंने बहुत मतलब पापड़ बेले, उसके बाद उनको राज करने के लिए मिला। तो इल्तुतमिश जो है वो क्या फेवर करता था कि मतलब जो उन्होंने मिलिट्री सर्विस के लिए जो स्लेव्स परचेज किया था, जिसे क्या बोल रहे हैं पर्शियन में, बंदागन। तो इनको वो क्या करता था, इनको उन्होंने क्या किया, जो चीफ हैं और जो गवर्नर है वो बनाया। तो दे वेयर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम सिंस दे वेयर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन देम। रिलाई मतलब उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैन है, कोई भी जो स्लेव है, उसको क्या किया जाता था, ट्रेन कर दिया जाता था। कोई भी पर्पस के लिए अगर उसको रखा जा रहा है, जैसे कि फाइनेंस मतलब कुछ टैक्स कलेक्ट करने के लिए रखा जा रहा है, तो उस पर्पस के लिए उन्हें क्या किया जाता था, एकदम अच्छे से ट्रेन कर दिया जाता था। और क्या, टोटली डिपेंडेंट। और देखिए जो स्लेव है उसके ना आगे पीछे कोई है ना, जैसे उसके फैमिली है, कुछ नहीं, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर मतलब आश्रित है, पूरा का पूरा अपने मास्टर के ऊपर, तो अपने राजा के ऊपर पूरा आश्रित है। इसलिए क्या करते थे वो, उनके ऊपर आंख मूंद के भरोसा कर सकते थे। तो देखेंगे स्लेव्स रादर देन सन्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो स्लेव्स हैं, जो जिनको खरीद के लाए हैं काम करने के लिए,
उन्हें अपने बेटों से ज़्यादा माना जा रहा है। तो सुल्तान वेयर एडवाइस, तो उनको क्या सुल्तान को एडवाइस में दिया जाता था, स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after for its needs a whole lifetime, and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर काम का है, अगर कोई स्लेव्स एकदम काम का है, बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो बेटे से बढ़कर होता है। तो देखेंगे यहाँ पे द खलजी एंड तुगलक्स। तो खलजी एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंधगन and also raised people to humble birth who were often their clients to high political position। तो यहाँ पे slaves तो है, तो खलजी और तुगलक जो है वो क्या है कि humble birth मतलब बचपन से लेके पालना किसी को, तो बचपन से लेके किसी को पाल रहे हैं, तो उनको क्या बोलते थे, क्लाइंट्स। ठीक है, तो समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ एन अनदर डिपेंडेंट ऑन अ हैंडल, तो मतलब किसी के ऊपर आश्रित है। अगर किसी अनजान व्यक्ति को वो मतलब छोटे से बच्चे को लेके आ गए हैं, मतलब अनाथ मान लीजिए, और पाल रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, बड़े होने के बाद मतलब हाई पॉलिटिकल पोजीशन दे दिया जाता था। दे वेर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो उनको क्या है, जनरल और गवर्नर्स बना दिया जाता था, तो इससे क्या है, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती थी। जैसे अगर उनके बच्चे हैं या कुछ राज्य में पहले से लोग हैं जो अच्छे पोजीशंस में थे, अब उनको हटा के स्लेव्स और क्लाइंट्स को रख दिया जा रहा है गवर्नर और जनरल की पोजीशन में, तो इससे क्या है, थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती थी। Slaves and clients were loyal to their masters and patron, but not to their heirs. New Sultan had their own servants. तो यहाँ जो slaves और clients है वो उनके current जो masters हैं उनसे तो मतलब बहुत ही loyal रहते थे, लेकिन जो उनके आगे की generation है, जैसे जो इनका जो master है, उनका जो बेटा है, उनके आगे के जो बच्चे हैं, उनसे वो क्या करते थे, लॉयल नहीं रहते थे, क्योंकि जब नया सुल्तान बन रहा है तो वो अपने साथ नए स्लेव्स को लेके आता था, नए सर्वेंट्स को लेके आ जाया करता था। तो इससे क्या है, पुराने स्लेव्स और क्लाइंट्स की क्या है, वैल्यू जो कम हो जाती थी। एज अ रिजल्ट द एक्सटेंशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। तो इससे क्या होता था, जो नए और पुराने लोग हैं उनके बीच में क्लैशेस होना चालू हो जाते थे। द patronage of these humble people by the Delhi Sultan also shocked many elites, and the author of Persian Tariq criticized the Delhi Sultan for appointing the low and base born to high offices। तो ये जो दिल्ली सुल्तान का जो तरीका था नोबल्स चुनने का, हाई ऑफिसर्स चुनने का, तो ये काफ़ी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मतलब जो ये सब स्टडी करते हैं, उनको क्या कर देता, बहुत ही शॉक कर दिया कि मतलब इस तरीके का क्यों क्या करते थे। और जो पर्शियन में जो तारीख लिखी गई है उसमें भी जो दिल्ली सुल्तान है उनको क्रिटिसाइज किया गया है इस तरीके के जो लो एंड बेस बॉर्न हाई ऑफिसर्स में को हाई ऑफिसर्स देने के लिए। तो उसके बाद देखेंगे ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। तो हमको देखना है कि इसका जो ऑफिशियल है उन्होंने क्या क्या किया था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड, तो इन्होंने किसको अपॉइंट किया, अजीज़ कुमार एज वाइन डिस्टिलर। वाइन डिस्टिलर मतलब वाइन बनाने वाला, है ना, वाइन को डिस्टिल करके बनाया जाता था, तो उसको वाइन डिस्टिलर का पद दिया। फिरोज हजाम बारबर मतलब बाल काटने वाला। मन का तबाख कुक मतलब खाना बनाने वाला। टू गार्डनर्स मतलब माली। लद्दा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो ये जो लोकल काम करने वाले हैं उनको क्या हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दिया, किसने, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने, है ना। मतलब एक नाई हो गया, उसको एक कुक हो गया, उनको क्या कर दिया उन्होंने, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो सियादुद्दीन बरानी अ मिड 14th century chronicle reported their appointment as a sign of Sultan lost of political judgment and his incapacity to rule। तो अब जो एक क्रॉनिकल है जियादुद्दीन बरानी, तो इन्होंने 14th सेंचुरी में क्या रिपोर्ट किया है, क्या लिखा है कि भाई सुल्तान का इस तरीके का काम करना है कि छोटे छोटे मतलब पद के लोग हैं, नीचे कैटेगरी के लोग हैं, उनको हाई पोस्ट दे देना। तो इसको क्या बोल रहा है कि सुल्तान जो है अब अपना पॉलिटिकल जजमेंट जो है नहीं कर पा रहा है, वो रूल भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, केपेबल नहीं है। लाइक द अर्ली सुल्तान द खलजी एंड तुगलक मोनार्च अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। तो ये जो जैसे कि पहले के सुल्तान जो है वो क्या करते थे, एक मिलिट्री जो कमांडर्स है उनको क्या कर देते थे, एक पार्ट दे देते थे, एक लैंड का पार्ट देते थे जिसे कहा जाता था इक्ता।
ठीक है। एक पार्ट जो है लैंड का उसको दे दिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था, इक्ता। और ये जो इक्ता सिस्टम है ये किसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश में। इल्तुतमिश ने इसे स्टार्ट किया था और इसे जो उनके आगे की जो जनरेशंस हैं और जो खलजी और तुगलक जो हैं उन्होंने भी इनको फॉलो किया। तो दिस लैंड्स वेयर कॉल्ड इक्ताज एंड देयर होल्डर्स वास इक्तदार और मुक्ति। तो जो इक्ता है, जो लैंड है, उसके होल्डर को क्या कहा जाता था, इक्तदार और मुक्ति। द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वास to lead military campaigns and maintain law and order in their iktas. In exchange for their military service, the muktis collected revenues for their assignments as salaries. तो जो इक्ता है वो एक लैंड हुआ और उसको कौन होल्ड कर रहा है, उसको मतलब उसका जो कमांडर है, उसका जो मतलब ओनर है, उसे क्या कहा जा रहा है, इक्तादार या मुक्ति। जो यार ये जो मुक्ति है वो क्या होते थे, मिलिट्री कमांडर होते थे और वो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करते थे अपना जो इक्ता है वहाँ जो सोल्जर्स हैं उनके लिए, और उसके बदले में क्या लेते थे, वो मिलिट्री सर्विसेज देते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे और जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिसको वो क्या करते थे, अपने सैलरी के तौर पर रखते थे। दे ऑल्सो पेड देयर सैलरी सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू। सो रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे, जो वो एरिया है वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उसी को क्या है सोल्जर्स को पे करते थे। कंट्रोल ओवर मुक्ति was most effective if their officers was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted। तो ये जो मुक्ति है, ये जो लैंड होल्डिंग है, ये क्या थी, इनहेरिटेबल नहीं थी। मतलब एक अगर लैंड होल्डर है तो उसका जो बच्चा है वो भी लैंड होल्डर बन जाएगा, ये ज़रूरी नहीं था। तो जो इक्ताज है वो क्या है, थोड़े टाइम के लिए उन्हें दिया जाता था और ये क्या है, शिफ्ट भी कर दिया जाता था। अगर कोई एक एरिया का एक लैंड होल्डर है तो हो सकता है उसको थोड़े दिन बाद दूसरे एरिया का लैंड होल्डर बना दिया जाए। दिस हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वेयर रिगोरसली इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by muktis. Care was taken that mukti collected only tax prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। तो अब देखिए जो ये इस तरीके का जो कंडीशन है जिसमें मुक्ति है, मुक्ति को थोड़े टाइम के लिए दूसरे को शिफ्ट कर दिया जाता था। जो होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग, उसको शिफ्ट कर दिया जाता था और ये नॉन इनहेरिटेबल था। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में मतलब इम्पोज कर दिया गया था, कंटिन्यू था ये। और क्या है, जो अकाउंटेंट्स भी वो रखा करते थे, कौन, जो सुल्तान्स हैं वो अकाउंटेंट्स भी रखा करते थे ताकि स्टेट में कुछ भी हो रहा है, जो मुक्तीस है वो रेवेन्यू ठीक से कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा तो नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है अकाउंटेंट जो है वो इन चीज़ का ध्यान रखा करते थे। और बहुत ही केयर रखा जाता था कि मुक्ति जो है वो अपने एरिया में ही टैक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट, मतलब अपने एरिया में ही टैक्स कलेक्ट करें और उनके पास जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स हमेशा रहे। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the samantas, aristocrats and the rich landlords to accept their authority। तो जैसे दिल्ली सुल्तान जो है, जो हिंटरलैंड है, हिंटरलैंड के बारे में हमने पहले देखा था। हिंटरलैंड मतलब जहाँ पे से हमको रिसोर्सेस मिलते हैं, जहाँ से हमको जो हिंटरलैंड है, जहाँ पे से हम क्रॉप्स वगैरह जो ग्रो करते हैं, पेसेंट्स जो क्रॉप ग्रो करते हैं, वहाँ से हमको कमर्शियल जो लैंड है उनको हिंटरलैंड कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है इसको अंडर में कंट्रोल में रखा। तो इन्होंने क्या है, हिंटरलैंड जो है उनको फोर्स किया है ना, उनके जो चिफ्टेंस है उनको क्या बोल रहा है, समंतास, एरिस्टोक्रेट और जो रेड लैंडर्स है उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी अथॉरिटी, मतलब उनके अथॉरिटी को जो एक्सेप्ट कर ले। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। तो अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से जो क्या है, मतलब जो असेसमेंट है, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू जो है वो अपने अंडर कंट्रोल में रखा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है ना उसको बहुत अच्छे से लेके आए। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अलाउद्दीन खिलजी इसका जो ओरिजिनल नाम था अली गुरसाब। क्या नाम था इनका, अली गुरसाब, GURSHA, गुरसाब ये नाम था। बहुत ही ब्रिलियंट जनरल थे ये और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है
बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके से करवाए। वेट और मेजरमेंट है जो बाट वगैरह होता है ना, उसको भी बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके से कराया। और जो रूलर ऐसे जैसे रूल करता था ना, मतलब जैसे अशोक द ग्रेट ने रूल किया, वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने टाइम में रूल किया। तो आगे देखते हैं, अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल। द राइट ऑफ लोकल चिफ्टर्स टू लेवी टैक्सेस वेयर कैंसल्ड एंड दे वेयर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो लोकल चिफ्टर्स थे, जो टैक्सेस पहले कलेक्ट किया करते थे, उसको कैंसिल कर दिया गया और उन्हें भी टैक्स पे करना पड़ता था। तो सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर measured the land and kept careful account. Some of the old chieftains and landlords served the sultan as revenue collectors and assessors. तो यहाँ पे जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से जो है रूल किया जा रहा है, जहाँ पे टैक्सेस जो कलेक्ट करने का जो अधिकार है वो लोकल जो छोटे छोटे चिफ्टेंस है उसे हटा दिया गया, और क्या है, उनको भी अब टैक्स पे करना पड़ा। और जो बहुत ही ओल्ड चिफ्टेंस और लैंडलॉर्ड्स है, उनको क्या है, सुल्तान ने रेवेन्यू कलेक्टर्स का दर्जा दिया। एंड देयर वेयर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस है? 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट जो है ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ रीसेंट्स प्रोड्यूस। तो पहला टैक्स जो है खराज जो है वो क्या है, जो किसान है उसका पूरा का पूरा आधा जो प्रोड्यूस है, जितना भी उसने बोया है, काटा है, उसको क्या देना है, आधा देना है। और सेकंड टैक्स होता था कैटल्स पे, और थर्ड टैक्स होता था हाउसेस पे। तो 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो है यहाँ पे बताया गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली, एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग साउथर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो है इतना बड़ा साम्राज्य जो है सब कॉन्टिनेंट, मतलब दिल्ली से पूरा जो है कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता था। तो उन्होंने क्या है, पूरा बंगाल को कंट्रोल करके रखा था, साउथ इंडिया तक पूरा जो है उनकी पहुंच थी। लेकिन क्या है, धीरे धीरे क्या होता गया, ये जो पूरा रीजन जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट होते गया। मतलब वहाँ पे जो छोटे छोटे जो चिफ्स हो गया, जो वहाँ के गवर्नर्स हो गए, वो अपना एक इंडिपेंडेंट राज्य वहाँ पे बनाने लगे। इवन इन द गंगेटिक प्लेन देयर वेयर फॉरेस्टेड एरियाज, द सुल्तान could not penetrate. Local chieftains established their rules in their region. Sometimes rulers then like Aladdin Khilji and Muhammad bin Tughlaq could not force their control in these areas but only for a short duration. तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो वहाँ के लोकल जो चिफ्टेंस और गवर्नर्स हैं वो अपना ही रूल एस्टैब्लिश कर लिए वहाँ पे। और जो अलादीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक है वो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए तो उनको कंट्रोल करके रख पाए, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये टाइम उन्होंने टाइम तक वो कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ पे चिफ्टेंस और देयर फोर्टिफिकेशन के बारे में देखना है। तो इब्न बतूता वाज अ 14th सेंचुरी ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को अफ्रीका एक्सप्लेन देयर चिफ्टेन। तो इब्न बतूता जो है उसके जो राइटिंग्स हैं, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो वो क्या थे, वहाँ अलाउद्दीन खिलजी की जो कोर्ट है, सॉरी इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के जो कोर्ट है वहाँ पे बहुत सालों तक रहे, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। वो क्या क्या करते थे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, कैसे कमांडर थे, और क्या क्या उन्होंने काम किया, वो सारी चीज़ें जो है इब्न बतूता ने लिखी है, जिससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। तो यहाँ पे देखेंगे, fortified themselves in mountains, in rocky, uneven and rugged places as well as in bamboo groves. In India, the bamboo is not hollow; it is big. Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them, and they are on whole very strong. The chieftains live in this forest. We serve them as rampart. Rampart का मतलब होता है बाउंड्री जिसके ऊपर चला जा सकता है. Inside which there were cattle and their crops. This was also water. There was also water for them within, that is rain water which collects the earth. Hence they cannot be subdued except by powerful armies who entering this forest cut down the bamboos with specially prepared instruments. So यहाँ पे chieftains के बारे में बताया जा रहा है, जो मुखिया है वहाँ पे कैसे रहा करते थे। तो फोर्टिफाइड देमसेल्फ है ना, वो एक घिरा हुआ रहता था, माउंटेन्स और रॉकी है ना, माउंटेन से घिरा हुआ एरिया हो गया और रॉक से घिरा हुआ एरिया, वहाँ पे रहते थे। तो इंडिया में जो ये भी बता रहा है कि बाम्बू जो है वो क्या है, इतना मतलब मजबूती से उसको इंटरवाइन किया जाता था कि जैसे आग भी मतलब उसको इफेक्ट नहीं कर सकती। और जो यहाँ पे चिफ्टेंस है कहाँ पे रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं,
और वहाँ पे उन्होंने क्या बना के रखा है, रामपार्ट्स बना के रखा है, बाउंड्री बना के रखा है, जिसके अंदर जो है तो बाउंड्री जो है ये स्टोन या मड आपने देखा होगा, जो मेड़ बोलते हैं उसको रैम्पार्ट्स बोला जा रहा है, मेड़ बोलते हैं हम। जैसे खेत वगैरह आपने देखा होगा, खेत के जो कॉर्नर्स में पूरा जो मिट्टी से जो बांध के रखे रहते थे तो उसे रैम्पार्ट। तो यहाँ पे कैटल्स और क्रॉप्स रहते थे, वाटर यहीं पे है, और इनको क्या है पावरफुल आर्मीज भी जो है वहाँ पे एंटर नहीं कर सकती थी। उसके बाद देखना है हमको मंगोल्स के बारे में। द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड ट्रांसोनिया in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultan forced their onslaught soon after। तो जो मंगोल्स हैं, मंगोल्स का मुखिया कौन था, चंगेज खान। इसने क्या इन्वेड किया नॉर्थ ईस्ट ईरान में ट्रांसोनिया को। तो इसके बाद जो है उन्होंने क्या है दिल्ली सुल्तानेट पे धावा बोला, हमला किया, तो उससे क्या है दिल्ली सुल्तान का क्या होता है धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। तो मंगोल्स अटैक्ट ऑन द दिल्ली सुल्तान इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द ईयर्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक रूल। तो पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी ये लोग अटैक करने लगे, और उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो रूल है उस समय यहाँ पे ज़्यादा अटैक होने लगा। तो दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच posed a huge administrative challenge। Let us see how the two sultan dealt with this। तो जो दो रूलर्स हैं उन्होंने कैसे जो है आर्मी को मेंटेन किया मंगोल्स के अटैक को रोकने के लिए, और ये बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था, तो इसको हमको देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिया है, यहाँ पर मोहम्मद तुगलक के बारे में दिया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मोहम्मद तुगलक जो है वो क्या, उनका ओरिजिनल नाम मैं आपको बताती हूँ, उनका ओरिजिनल नाम था जौना खान। तो इनके बारे में हमको पता चलता है बहुत सारा राइटिंग्स में, किसके कौन था यहाँ पे मोरक्कन ट्रैवलर, हमने इसका पहले देखा इब्न बतूता के लिखे हुए लेख से हमको इनके बारे में बहुत सारा चीज़ पता चलता है। कन्फ्यूजियस कहा जाता है, और ये काम अच्छा करते थे लेकिन बिना सोचे समझे काम कर देते थे, इसलिए जो है इनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस, तो 2 बार दिल्ली में अटैक हुआ। कब एक तो 1299 और 1300 में, और 1302 और 1303 में। तो एज अ डिफेंसिव मतलब अपने आप को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी रेस्ड अ लास्ट स्टैंडिंग आर्मी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है एक बहुत ही बड़ी आर्मी इकट्ठा करी। तो सुल्तानेत, अब देखो जब यहाँ पे मंगोल्स ने अटैक किया मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, तो सुल्तानेत वाज अटैक्ड इन द ईयर्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक रूल्स। मोहम्मद तुगलक्स रूल, द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्स टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसोनिया। ही देयरफॉर रेस्ड अ लास्ट स्टैंडिंग आर्मी। तो इन्होंने भी वहाँ उस समय जो है उनके अटैक को रोक लिया, मंगोल्स के अटैक को रोक लिया, उनको हरा दिया, डिफीटेड मतलब हरा दिया। और वो कॉन्फिडेंट था कि जो अपनी जो आर्मी की स्ट्रेंथ है और उनके पास जो रिसोर्सेज है जिससे वो क्या है ट्रांसोनिया को अटैक कर सके, इसलिए उन्होंने बहुत ही बड़ी आर्मी को इकट्ठा करके रखा। उसके बाद देखेंगे अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। तो इन्होंने एक नया टाउन गैरिसन टाउन बनाया जिसका क्या नाम है सीरी, जिस सीरी अपने सोल्जर्स के लिए। तो इसको आप मैप में देख सकते हैं। तो रैदर देन कंस्ट्रक्टिंग न्यू गैरिसन टाउन, तो इन्होंने क्या किया एक नया टाउन बनाने की जगह इन्होंने क्या किया, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities ऑफ दिल्ली, Delhi Khana was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to new capital of Daulatabad in south। तो इन्होंने क्या किया नया टाउन बनाने की जगह इन्होंने क्या किया जो 4 cities थी दिल्ली की उसको खाली करवाया, वहाँ के जो लोग रह रहे थे उनको खाली करके कहाँ भेज दिया दौलताबाद में, और अपना कैपिटल भी कहाँ शिफ्ट कर दिया दौलताबाद में। तो ये भी इनकी एक गलती थी। तो इन्होंने क्या किया अपना जो कैपिटल है उसको दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन दौलताबाद से जो है वो वहाँ पे जो नॉर्थ वो भी जाके दौलताबाद में रहने लग गए। तो इससे क्या है जो वहाँ के जो अटैक हो रहा था तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, जो बाहर से अटैक हो रहा था। तो मोस्टली जो है आपने पहले भी हम देखते आ रहे हैं जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वहाँ से लोग ज़्यादा अटैक करते थे, तो वो वहाँ वाला एरिया को कंट्रोल करना क्या हो जा रहा था मुश्किल हो जा रहा था।
तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड एंड दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। टैक्स वाज फिक्स्ड एज 50% ऑफ द पीसेंट्स यील्ड। तो ये हमने पहले भी देखा था, तो टैक्स जो है 50% जो है पीसेंट्स यील्ड होता था और जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसी सोल्जर्स को फीड किया जाता था। तो प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरियाज वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, बट to meet the expenses of maintaining such a large number of soldiers, the Sultan levied additional tax. This coincided with a famine in area. Famine मतलब सूखा पड़ना। तो देखो इन्होंने क्या किया, अब भैया जो टैक्स है उसे आर्मी को फीड करने के लिए तो, लेकिन एक्स्ट्रा टैक्स भी जो सोल्जर्स है मेंटेन करने के लिए उसको एक्स्ट्रा टैक्स भी उन्होंने लेवी कर दिया। और ये क्या हुआ, उसी टाइम में उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जिस समय उस एरिया में क्या था, सूखा पड़ा हुआ था, फेमाइन आया हुआ था। तो ये भी उनकी क्या है, बहुत बड़ी गलती थी। The soldiers had to be paid, allowed him choose to pay his soldiers salaries in cash rather than ikta. The soldiers would buy their supplies from the merchants in Delhi, and it was thus feared that merchants would raise their prices. To stop this, allow them control the prices of goods in Delhi. Prices were carefully surveyed by officers, and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. तो यहाँ पे देखो सोल्जर्स जो है उनको इक्ताज, अब इक्ताज वाला सिस्टम क्या है, लद्दीन खिलजी ने क्या है ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या, जो सोल्जर्स है उनको क्या मिलता था, सैलरीज मिलती थी, और वो सैलरी से अपने लिए सामान जो है दिल्ली से खरीद सकते थे। तो दिल्ली के जो मर्चेंट्स हैं वो अपने प्राइसेस ना बढ़ा दे, उसके लिए भी उन्होंने कंट्रोल मेशर्स रखा था, ऑफिसर्स अपॉइंट करके रखे थे कि जो मर्चेंट्स है वो प्रिस्क्राइब रेट में सामान को बेच रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं बेच रहे हैं तो उनको क्या है, पनिश किया जाता था। उसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरी, but instead of controlling prices he used a token currency somewhat like present day paper currency, but made out of cheap metals, not gold and silver. People in the 14th century did not trust these coins. They were very smart. They saved to their gold and silver coins and paid all their taxes to state with their token currency. This cheap currency could be counterfeit easily. Counterfeit मतलब उसका कॉपी बनाया जाना। तो देखो मोहम्मद तुगलक भी जो है वो अपने सोल्जर्स को क्या है, सैलरी जो है कैश में देते थे, है ना, पेड करते थे। लेकिन क्या है, उन्होंने एक नया सिस्टम चालू किया जिसको क्या बोल रहे हैं, टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी का मतलब ये होता था कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है उसके जगह पे उन्होंने ब्रास और कॉपर के कॉइन्स लाए। ठीक है, तो वो ब्रास और कॉपर के कॉइन्स की वैल्यू जो है सिल्वर और गोल्ड के कॉइन की वैल्यू से उन्होंने क्या रखी, एकदम सेम टू सेम रखी। और जो ब्रास और कॉपर है वो इजीली अवेलेबल मेटल था, तो जो वहाँ के लोग हैं वो इजीली उसको क्या करते थे, काउंटरफिट कर लेते थे, इजीली उसको कॉपी कर लेते थे। तो इससे भी क्या है, काफ़ी सारी जो है आप सोच सकते हैं मतलब कि कैसा माहौल रहा होगा कि मतलब करेंसी की जो है पूरी की पूरी वैल्यू उन्होंने ख़त्म कर दी। The Aladdin administrative measures were quite successful, and chronicles praised his reign for their cheap prices and efficient supply of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasion. तो अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेशर है उसको बहुत ही अच्छे तरीके, मतलब बहुत ही सक्सेसफुल था। और जितने भी क्रॉनिकल्स हैं उन्होंने इनका जो टाइम पीरियड है उसको क्या किया है, प्रेस किया है सारी चीज़ों के लिए। चीप प्राइसेस हो गया, एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द मार्केट हो गया, और उन्होंने मंगोल का जो इन्वेशन है उसको बहुत अच्छे से मतलब रोक के रखा। तो मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेशर वाज अ फेलियर। तो अब यहाँ पे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेशर है मोहम्मद तुगलक का, जैसे कि बताया, इन्हें कन्फ्यूज्ड जीनियस कहा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत सारी गलतियाँ ऐसे इन्होंने की जिससे काफ़ी सारा जो है उनको नुकसान झेलना पड़ा। तो हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर। ठीक है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें, अब जो देखो ये खोज यात्रा कहाँ पे लेके जा रहे कैंपेन, कश्मीर में, तो अभी क्या है, डिजास्टर हो गया। ही हैज़ टू गिव अप हिज प्लान टू इन्वेड Tanzania and disbanded his large army. Meanwhile, his administrative measure created complications. He shifted the shifting of people to Daulabad with the resented. The raising of taxes and famine in the Ganga Yamuna belt led to widespread rebellion, and finally the token currency had to be recalled. तो यहाँ पे जो बहुत सारे जो गलतियाँ की, जैसे कैंपेन कश्मीर हो गया, फिर प्लान्स टू इन्वेड ट्रांसनिया हो गया, पूरी लार्ज बहुत सारी आर्मी को लेके, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेशर जैसे कि शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल हो गया दौलताबाद में, और टैक्सेस जो रेज करने का टाइम हो गया, और टोकन करेंसी वाला जो टाइम हो गया, सारी जो है इनकी बहुत सारी गलतियों के कारण जो है इनको एक फेलियर कहा जाता है।
तो इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेलियर्स वी समटाइम्स forgot that for the first time in the history of Sultanate, the Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq measures were conceived as a part of military offensive against the Mongols. अब ये सब चीज़ मतलब उनके फेलियर्स थे, लेकिन उन्होंने मतलब एक जिगर रखा कि नहीं भाई मेरे को जो है वहाँ मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करना है। ये इनका मतलब एक बोल सकते हो कि हिम्मत चाहिए इतना कुछ करने के लिए। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ से बसता रहा, लेकिन ये क्या है सामने आके जो उनका जो एरिया है उनको कैप्चर करने की, मंगोल्स के एरिया को कैप्चर करने की उन्होंने कोशिश की। द सुल्तान इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। तो इसकी अभी हमको देखना है सुल्तान जो है 15th और 16th सेंचुरी में कैसे रूल किया करते थे। तो टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन। तो हमने टेबल 1 में देखा था जो लास्ट की 2 डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में खिजीर खान और लोधी डायनेस्टी में जो रूलर्स हैं उनके बारे में। तो देखो तुगलक्स का रूल खत्म हो गया। अब सैयद और लोधी डायनेस्टी है रूल्ड फ्रॉम द दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। तो 1526 तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया। तो देन बाय जौनपुर And by then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. This was also the period which saw the emergence of new ruling group like Afghans and Rajputs. तो जो सैयद और लोधी डायनेस्टी है वो कहाँ रूल करते थे? दिल्ली और आगरा में। और जो बाकी एरिया है जौनपुर, बंगाल हो गया, मालवा, गुजरात, राजस्थान और साउथ इंडिया हो गया, वहाँ पे क्या है अपने अपने इंडिपेंडेंट रूलर्स जो है वहाँ पे आ गए थे। तो उनके अपनी अपनी कैपिटल थी, अपना अपना स्टेट था, वो अपने तरीके से वहाँ पे रूल कर रहे थे। तो यहाँ पे यही जो ये पीरियड में भी जो है नए नए जो रूलिंग ग्रुप्स हैं जैसे अफगान्स हो गया और राजपूत भी यहाँ पे आ गए थे। तो हमको देखना है आगे सम ऑफ द स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड इन दिस पीरियड्स वेयर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेड। तो शेर शाह सूर 1540 से 1545 started his career as a manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun। तो शेर शाह सूरी ने क्या किया? मुगल एम्परर जो है हुमायूं को क्या किया? हुमायूं को क्या किया? डिफीट किया था। और शेर शाह कैप्चर दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। तो शेर शाह ने दिल्ली को कैप्चर किया और अपनी एक अलग डायनेस्टी बनाई जिसे सूरी डायनेस्टी कहा जाता है। और द सूर डायनेस्टी रूल्ड ओनली फॉर 15 ईयर्स। तो ये इनका जो रूल है बहुत कम सालों के लिए था, 15 ईयर्स। तो इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटर दैट बोरोड एलिमेंट फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। शेर शाह administration became the model followed by great emperor Akbar who when he consolidated the Mughal empire। तो मुगल एम्पायर में जो अकबर थे उन्होंने जब राजगद्दी संभाली तो उन्होंने शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कॉपी किया एज अ रोल मॉडल। तो हमको ये छोटा सा सूर डायनेस्टी के बारे में हमने देखा। अब उसके बाद हम लोग को देखना है 3 ऑर्डर्स। इसके पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ। तो देखो इस समय जो है तिमूर ने भी इन्वेशन किया। तिमूर जो है तिमूर लांग कहा जाता है क्योंकि वो लंगड़ा था, ठीक है। तिमूर ने भी यहाँ पे इन्वेशन किया है जिसके कारण जो है जो अलाउद्दीन खिलजी तुगलक डायनेस्टी जो है वो पूरी एंड हुई। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आए। सैयद डायनेस्टी में एक ही लीडर था खजीर खान, उसका वो भी ज़्यादा इनकेपेबल नहीं था तो उसकी डायनेस्टी भी जल्दी से ख़त्म हो गई। उसके बाद आई लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी के जो लोग थे ना वो अफगान्स थे। तो पहला जो रूलर था उसका बहलुल लोधी था। बहलुल लोधी के बाद आया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है उन्होंने आगरा सिटी जो है उसको बनाया, उसको क्रिएट किया। तो आप याद रखेंगे कि जो आगरा सिटी के बारे में अगर कभी बात होती है तो उसे किसने बनाया है? सिकंदर लोधी ने। उसके बाद आए इब्राहिम लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी के बाद जो है इब्राहिम लोधी उनका बेटा। तो उसके जो इब्राहिम लोधी है वो काफ़ी केपेबल रूलर रहा। उसके जो अंकल थे लेकिन उसको क्या है कॉन्स्पिरेसी झेलनी पड़ी, मतलब उसके साथ धोखाधड़ी। उसके जो अंकल था दौलत खान, उसी ने क्या किया जो नोबल्स थे उनके साथ उसको धोखा दिया। और बाबर, ठीक है, बाबर का हेल्प लेके वो क्या कर दिया उन्होंने इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दिया। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को डिफीट किया कब? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है अभी के लिए, है ना। तो बाबर ने पानीपत जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, ठीक है, 1526 में ये जो लड़ाई है वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो
तो 3 ऑर्डर्स एंड पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसर्स। यहाँ पे जो है हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना है, तो एल्सवेयर देखना है हमको कि जो यहाँ पे अगर कोई चीज़ हो रही है तो अदर जो है कंट्री में उसमें कहाँ पे हो जाता है। आइडिया ऑफ 3 ऑर्डर्स was first formulated in France in early 11th century. It divided society into 3 classes: those who prayed, those who fought and those who tilled land. तो यहाँ पे 3 ऑर्डर मतलब फ्रांस के बारे में बात हो रही है अर्ली 11th सेंचुरी में। तो यहाँ पे सोसाइटी को कितने भाग में बांटा जा रहा है, 3 क्लासेस में। एक जो प्रेयर वगैरह कर रहे हैं, एक जो लड़ाई कर रहे हैं, जो लड़ाई करने जाते हैं, और एक जो है जो लैंड टिल करते हैं, मतलब जो पीसेंट्स हैं। तो दिस डिविजन ऑफ सोसाइटी इन द 3 ऑर्डर्स वाज सपोर्टेड बाय चर्च टू कंसोलिडेट इट्स डोमिनेंट रोल इन सोसाइटी। दिस हेल्प द इमर्जेंस ऑफ न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स। तो यहाँ पे जो 3 ऑर्डर जो है उसको चर्च ने भी एक्सेप्ट किया ताकि वो जो पूरी सोसाइटी है उसको कंसोलिडेट करके रख सके, और इससे एक नया वॉरियर ग्रुप आया जिसको क्या कहा जा रहा है, नाइट। द चर्च पैट्रोनाइज दिस ग्रुप एंड यूज देम टू प्रोपेगेट द आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड। द अटेम्प्ट वॉज टू डायरेक्ट वॉरियर्स अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट अमंग देमसेल्फ एंड सेंड देम इंस्टेड ऑफ कैंपेइंग अगेंस्ट द मुस्लिम हु हैड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ जेरूसलम। तो अब ये जो है, ये जो नाइट्स हैं, इनको क्या भेजा जा रहा है, भगवान जो जीसस है, पीस ऑफ गॉड है, उसको उसका जो ज्ञान है उसको प्रोपेगेट करने के लिए, और जो मुस्लिम रूलर्स है जिन्होंने जेरूसलम को कैप्चर करके रखा है उनको वहाँ से हटाने के लिए। तो दिस लेड अ सीरीज ऑफ कैंपेन कॉल्ड क्रूसेड्स। These campaigns in the service of God and Church completely altered the status of knights. Originally, these knights did not belong to the class of nobles, but the end of 11th century in the France and a century later in Germany, the humble origins of these warriors were forgotten. By 12th century, the nobles also wanted to be knights. So यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है नाइट्स है उसकी वैल्यू कम होने लगी, और क्या है, बाई 12th सेंचुरी जो है नोबल्स जो है वो भी क्या है, नाइट्स बन के रहना चाहते थे, जो कि भगवान का जो पीस ऑफ गॉड है उसको प्रोपिगेट कर सके। तो ये छोटा सा था, तो हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम कीवर्ड्स देख ले, हमने इक्ता देखा, तारीख कैद देखा, गैरशन देखा, मुगल देखा, जेंडर क्या होता है उसको देखा, खराज देखा। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ ना तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।